हार्दिक अभिनंदन अभ्यर्थीगण। बहुत सारी संभावनाओं के साथ आखिरकार रीट परीक्षा की तिथि बढ़ गई। बहुत सारी विडंबनाएं चली, तिथियों का खूब खेल हुआ और आखिरकार हमें ये हाथ में एक तारीख मिली, जून महीने में परीक्षा देनी ही देनी है। बहुत सारी वीडियो विलंबित थी हमारी और अब एक सुनिश्चित टारगेट के साथ आप और हम दोबारा मिलते रहेंगे और हमारा साथ तब तक रहेगा जब तक आपके परीक्षा की आखिरी घड़ी नहीं बीत जाती और संभावना पूरी रहेगी कि हम इस दरमियान आपको उन सारे पहलुओं से वाकिफ कराते चलें जो आपके चयन में अहम भूमिका निभाएं। इस वीडियो में मैं एक ज्वलंत मुद्दे के साथ हूं आपके साथ। मस्ट रीड एनसीईआरटी कंटेंट्स। आखिर क्यों डालना पड़ा मुझे ये, या क्या अहमियत रही एनसीईआरटी की, इस संक्षिप्त वीडियो में मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। हम टारगेट पॉइंट पर हैं, रीट हमारा टारगेट है और इसकी सीट हमें क्लियर करनी है। बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस हमारी निकल जाती है जब हम एक तथ्यात्मक तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन आखिरी कुछ क्षणों में कहीं ना कहीं कुछ खो बैठते हैं। रीट अथवा किसी भी परीक्षा के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की महत्ता क्या है, क्यों एनसीईआरटी को फॉलो करना है, हम उलझे हुए हैं। हमारे पास दो पाठ्यक्रम है। इससे पहले रीट की कुछ परीक्षाएं बीत चुकी हैं, रीट परीक्षाएं हो चुकी है, वो हमारे पास हैं, उसका स्कोर हमारे पास है। बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध हो चुकी है जो पहले नहीं हुआ करती थी। और जब उस वीडियो की टैगलाइन हम पढ़ते चलते हैं, अगर कोई 135 का विद्यार्थी है, 138 का विद्यार्थी है और इवन मैंने तो 142 तक के विद्यार्थी का दावा भी देख लिया, तो उन सब के बीच क्या उनकी तैयारी रही, क्या उनके समय परीक्षा की स्थितियां थी और क्या आपके समय है। मैं वापस फोकस कर रहा हूं आपके पाठ्यक्रम की महत्ता पर। एनसीईआरटी आपको इसलिए पढ़नी है क्योंकि हम तैयारी करते समय तो बहुत सारी सलाहें ले लेते हैं, कुछ गाइड की तरफ बढ़ जाते हैं, पाठ्यक्रम को हम खो देते हैं और जब परीक्षा बीत जाती है और कानूनी दावपेच की बात आती है तो इस वीडियो के ऊपर जो लिखी हुई लाइन है वो आप ध्यान से पढ़िएगा। बहुत अच्छे से आपको बता दूं, हमारे द्वारा अध्ययन की जाने वाली किसी भी गाइड या स्थानीय पाठ्यक्रम के तथ्यों को न्यायालयीय प्रकरण में तथ्यपरक या न्याय संगत नहीं माना जाता रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके अदालती प्रकरण में उलझे हुए सवाल देख लीजिए, उनके जवाब देख लीजिए, चाहे वो भर्ती 2004 की हो या उसके बाद की हो या 8 की रही हो। आप आसानी से पता लगा सकेंगे कि हमारे पास जो पाठ्य वस्तु है उसकी गुणवत्ता या उसकी महत्ता साबित करें। इसके लिए हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। वहाँ पर आपके साथ केवल एक चीज़ रहेगी, ग्रंथ अकादमी की पुस्तक हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पुस्तकें हैं जो उनके द्वारा रिकमेंड होती है, या फिर आपका जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकें हैं वो किसी भी वाद में अंतिम रूप से स्वीकार्य मानी जाती रही है, उनके कंटेंट ही। और ये प्रामाणिकता के साथ बोलता चला जा रहा हूँ। आपके पास समयाभाव हो सकता है, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम चूंकि शिक्षक के समझाने के आधार पर ज़्यादा डिपेंड करता है, वो इम्प्लीमेंटेशन का है, उसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम उससे दूर नहीं भाग सकते। हमें वो सारी तथ्यात्मक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। और प्रामाणिकता के लिए मैं ठीक इसके आगे कुछ प्रश्न भी आपको दूंगा। रीट या सीटेट की परीक्षा अनुप्रयोग आधारित परीक्षा साबित हुई है। ध्यान से सुनिएगा, रीट या सीटेट की परीक्षा
अनुप्रयोग आधारित परीक्षा साबित हुई है, यानी जो तथ्य आप पढ़ते हैं उस तथ्य से सवाल बने हैं, वो सवाल पूछे गए हैं, सीधे सीधे प्रश्न यदि रीट में आ गया है तो मान लीजिएगा ये आपका भाग्य रहा है, या जिन विद्यार्थियों ने इसको पास किया है वो उसका भाग्य रहा है। और सबसे बड़ी चीज बता दूं मैं आपको, चूंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता और वैधता कितनी रह जाती है वो हम शिक्षा मनोविज्ञान में खुद पढ़ते हैं। तो आप मान के चलिए एक विद्यार्थी रीट में किसी विषय में 30 में से 30 ले आए और एक विद्यार्थी आपके आरपीएससी की परीक्षा में 75 सवाल में से 71 सवाल को सही कर लें, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कौन ज़्यादा बेटर रहा है। कारण इसलिए क्योंकि आरपीएससी में जब भी उसने प्रश्न को हल किया है उसके 1/3 अंक काटने की योजना उसके दिमाग में चली है, और जब उसने रीट की परीक्षा दी है तो रीट में उसको कोई तकलीफ नहीं रही है, उसको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब नेगेटिव मार्किंग जब नहीं है तो उसके कितने प्रश्न तो उसके विश्वास से सही थे और कितने प्रश्न उसके भाग्य से सही थे हम तय नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमें सफल होना है तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों को समझना होगा। और मैं आपको वापस बता दूं, आप इतिहास पता कर लीजिएगा, जब भी रीट की परीक्षाएं आयोजित हुई है बहुत अच्छी सी संस्थाएं 3-3, 4-4 दिन तक खुलने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन आधारित क्वेश्चन आ रहे थे और उन क्वेश्चन का जवाब ढूंढने में भी अच्छी परेशानी रही है हर किसी की। अब इस वीडियो में मैं आपको साबित कर दूं वो प्रश्न जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, आप यकीन मानिए जो रीट पहली बार हुई थी और जो रीट अब हो रही है, मतलब आरटेट और रीट, इसके बीच पाठ्यक्रम बदले भी गए हैं। आज जो आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें चल रही हैं वो भी लगभग एनसीईआरटी पाठ्यक्रम बेस्ड हैं। तो आपको तैयारी में थोड़ा सा अच्छा प्रयास भी करना होगा। और एक सबसे बड़ी चीज बता दूं मैं आपको कि अब तक जो आरटेट या रीट हुई है वो क्वालिफाइंग थी और दोबारा आपको शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा देनी थी, लेकिन अब जो हो रही है वो 90-10 के रेशियो से हो रही है। तो पेपर सेटर्स जो हैं उनको ये पता है कि इसके बाद आपके संभावित नौकरी है, तो उनको उनका पेपर उसी स्तर का भी बनाना होगा। और बनाना होगा का मतलब ये नहीं कि बहुत कठिन स्तर पे लेके चले जाएंगे, केवल उस स्तर पर जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा सके, जहां आपके अवबोध को चेक किया जा सके। उनको एक शिक्षक बनाना है, डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनाना है। तो शिक्षक विश्लेषण रूप से मजबूत होना चाहिए, ये उनका आधार रहेगा और यही आपका पेपर मिलने वाला है, आप यकीन मान लीजिए यहीं से। अब मैं आपको यह बता दूं कि आखिर वो प्रश्न कौन है से हैं जहां से आप इसका अंतर पता कर पाएंगे। छड़ाकार चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व पाया जाता है, एक प्रश्न रहा है शिक्षक भर्ती का। अब इसके चारों उत्तरों पे फोकस कर लीजिए। चुंबक के किनारों पर, चुंबक के मध्य में, चुंबक के ध्रुवों पर और उपयुक्त में से कहीं पर नहीं। अगर मैं उस समय चल रहे पाठ्यक्रम पे ध्यान दूं तो मेरा उत्तर चला जाएगा चुंबक के किनारों पर। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम कहता था चुंबक के ध्रुवों पर। अब हम जब लोकल पढ़ा रहे थे स्थानीय, तो ध्रुव और किनारे में बड़ा फर्क नहीं लगता था, लेकिन जब ये प्रश्न वाद में गिर गया, न्यायालय प्रकरण का भाग हुआ, तब पता चला कि ध्रुवों की स्थिति किनारों से कुछ हटकर बताई गई है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको सही माना गया है। यह आपका पहला प्रमाणिक उत्तर है कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आपको क्यों पढ़ना पड़ेगा। आप 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बीच सीधी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपका ये प्रयास, और आप ये सोचते हैं कि मैं एक प्रश्न को यहाँ पे अवॉइड कर दूं और फिर भी मेरा काम हो जाएगा, तो भूल जाइएगा। एक प्रश्न से आप लगभग यहाँ पर इस 16 लाख में से अगर मैं रेशियो लगाऊं तो ऐसे एक प्रश्न से आप कम से कम 2.5 लाख विद्यार्थियों से दूर भाग जाएंगे। और फिर आपको डिपेंड होना पड़ेगा कि वो 2.5 लाख कोई गलती करें जहाँ से आपको मौका मिले।
प्रश्न संख्या 2, ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं मैं आपको। इंद्रधनुष में सबसे मध्य में कौन सा रंग पाया जाता है? हमने आज दिन तक पढ़ा है बै नी आह पी ना ला। मैं खुद विज्ञान का शिक्षक रहा, इसका मध्य कलर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं सीधा सीधा हरे पे जाऊंगा। और ये 2013 एलडीसी भर्ती में विवाद का कारण रहा, इसने मेरिट को परिवर्तित कर दिया। इसका केस हाई कोर्ट में नहीं सुलटा, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आया था इस मामले में। और जिस दिन इसकी हियरिंग थी उस दिन अखबारों की हेडलाइन थी, क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट विज्ञान को बदलने जा रहा है? लेकिन नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आपका डिसीजन था बड़ा तथ्यपरक था और सैल्यूट करता हूं मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को। मेरा खुद का प्रश्न गलत रहा, लेकिन उस दिन जो सबक मिला है वो बहुत बड़ा सबक था। सबक ये था कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न के उत्तर में आईआईटी कानपुर के स्पेशलिस्ट की टीम तैयार कर दी। उस टीम ने जो उत्तर दिया वहां जाके इसका उत्तर समझ में आया और अब तो माध्यमिक स्तर की पुस्तकों में भी इसको डाल दिया गया है। मामला ये था कि जब इंद्रधनुष की पट्टी बनती है तो अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम की जो पट्टी बन रही है, पीला रंग बीच में आ जाता है। तो यहां क्रम आधारित सवाल नहीं था, ये पूछा था कौन सा रंग मध्य में पाया जाता है, तो वो मध्य में उत्तर पीला होगा। और अगर क्रम में कौन सा रंग आता है तो वो हरा होगा। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड निकला हुआ क्वेश्चन था। इस एक क्वेश्चन ने कितने घरों के अरमानों को भिगा दिया होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और अब मैं, अभी तक विज्ञान वर्ग की बात थी, अब मैं बता देता हूं एसएसटी वर्ग के लिए ये वो प्रश्न है जो जयपुर से लेकर स्थानीय स्तर तक मैंने विद्यार्थियों से नहीं, मैंने पढ़ाने वालों से पूछा और पूछता रहा। आप कहेंगे कि मेरे पास किसी जिन से मिला, नहीं, मुझे मिला राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों से। पाठ्य जो 9 to 12 चल रही थी उस पाठ्य पुस्तकों से उठा हुआ ये सवाल है। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि जहाँ जहाँ भी इस प्रश्न को पूछा उस समय मुझे उत्तर देने वाला कोई नहीं मिला था। इसलिए ये आपको सादर समर्पित करता हूँ कि शेर का दांत किस दुर्ग को कहा जाता है, और रणथंभौर व गागरौन सब मेवाड़ और द मेहरानगढ़ इसका उत्तर